भारत के विभिन्न समस्यामूलक एवं विशिष्ट उद्देश्य प्रदेशों के नियोजन के अंतर्गत आज पहले हम जनजातीय प्रदेशों के नियोजन की चर्चा करेंगे। जनजातीय प्रदेश अपने कठिन भौतिक पर्यावरण एवं दुर्गम क्षेत्रों के कारण पहचाने जा सकते हैं। मुख्य सभ्यता में रहने वाले समुदायों ने कम्युनिटीज़ ने जनजातीय लोगों को लंबे समय से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने को मजबूर किया। इसलिए जनजातीय प्रदेश का नियोजन समस्याग्रस्त प्रदेशों का नियोजन प्रॉब्लम एरिया डेवलपमेंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग विकट परिस्थितियों में रहते हैं। वो दुर्गम क्षेत्र में भी रहते हैं, उनका आर्थिक विकास भी उतना नहीं हुआ है। इन प्रदेशों का निर्धारण जनजातियों के वितरण के आधार पर किया जाता है। सामान्यतः किसी जनजाति को पहचानने के लिए कुछ विशेषताएं बताई जा सकती हैं कि अपने लंबे क्षेत्र में लंबे समय से बसे हुए होते हैं। इनका क्षेत्र अपेक्षाकृत अलग थलग होता है, दूरवर्ती वन या पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। इन लोगों में इतिहास के सेंस का अधिक विकसित स्वरूप नहीं पाया जाता है। वो इतिहास पौराणिक कथाओं के रूप में उनमें ज़्यादा प्रचलित होता है और जनजातियों में तकनीकी व आर्थिक विकास का स्तर अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। फिर कुछ अन्य विशेषताएं भी बता सकते हैं, जिसमें अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं जैसे भाषा, संस्था, विश्वास, प्रथा आदि को लेकर ये समाज अन्य वर्गों से भिन्न होते हैं। इनकी अलग पहचान होती है इन तथ्यों के आधार पर, और पूर्णतः समानता न होने पर भी उनके समाज में पदानुक्रम का अभाव पाया जाता है कि समाज में है ना कोई छोटा बड़ा आमतौर पर नहीं माना जाता है। ये जनजातीय समाजों की विशेषता होती है। भारत में अगर विभिन्न जनजाति और उनके क्षेत्रों की चर्चा करें तो भारत सरकार द्वारा करीब 427 जनजातीय या समुदायों को संविधान में अनुसूचित किया गया है और इनके क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रोविजंस रखे गए हैं। ऐसी अनुसूचित जनजातियों को हम शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम से जानते हैं। उनके पिछड़ेपन को देखते हुए संविधान में विशेष सुरक्षा व अधिकार दिए गए हैं। संख्या की दृष्टि से देखें तो गोंड, भील और संथाल सबसे बड़ी जनजातियां हैं। प्रत्येक 30 लाख से अधिक है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली जनजातियों में मीणा, मुंडा, ओरांव और 5 लाख से अधिक आबादी वाली जनजातियों में खोंड, कोल आदि हैं। भारत में जनजातीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 8% है। मिजोरम में करीब 95%, मेघालय, नागालैंड, लक्षद्वीप में करीब 80% से अधिक जनसंख्या जनजातीय है। पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड व उड़ीसा में इनका अधिक केंद्रण पाया जाता है। जनजातियों की मुख्य समस्याएं तो देखें तो मुख्य धारा से दूर रहने वाले आदिवासी समुदायों की समस्याएं सामान्य जनसंख्या में वृद्धि के साथ बढ़ती गई हैं। जो मुख्य धारा में जो समाज हैं देश के विभिन्न मुख्य क्षेत्रों में,
उनकी जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ी है वैसे वैसे जनजातियों पर भी उन लोगों का दबाव बढ़ता गया है। इसलिए जनजाति लोगों की समस्याएं आम जो मुख्य धारा की जनसंख्या है उनकी जनसंख्या बढ़ने के साथ इनकी समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं, बढ़ती गई हैं। कृषि भूमि के लिए वनों का कटाव, खनिजों, वन संसाधनों एवं विशाल परियोजनाओं के कारण इनके आवास क्षेत्रों का ह्रास तथा इसके फलस्वरूप विस्थापन और पुनर्वास किया जाना प्रमुख समस्याएं हैं। इनके क्षेत्रों में बहुत सारे संसाधन हैं, वन क्षेत्र हैं, खनिज क्षेत्र हैं, है ना, इन और जल संसाधन भी है। इन सब के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाएं बनाई जाती हैं और इन परियोजनाओं के कारण जनजातीय लोगों का विस्थापन होता रहता है। भारतीय जनसंख्या के निम्नतम 10% निर्धन लोगों में जनजातियों की गिनती की जाती है। केवल इसका अपवाद पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों को माना जा सकता है, लेकिन शेष भारत में ये बात लागू होती है। कम से कम 70% जनजातीय जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे मानी गई है। जनजातियों की समस्याओं को दो मुख्य वर्गों में रख सकते हैं। पहली है शोषण की समस्या। इसके अंतर्गत लैंड एलियनेशन यानी कि उनकी भूमि का छीनना, ऋणों का बोझ, वनों पर प्राकृतिक अधिकार का कम होना आदि को इस कैटेगरी में गिनाया जा सकता है। भूमि का छीनना या लैंड एलाइनेशन उनकी एक मुख्य समस्या है, जिसके अंतर्गत निजी तथा सरकारी दोनों स्तर पर भूमि के छीनने को गिना सकते हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि 88% आदिवासी कृषि पर ही आधारित हैं। विभिन्न विकास परियोजनाओं जैसे बांध, खनन, उद्योग आदि से विस्थापित जनजातीय लोगों की संख्या आज तक जो विस्थापित हुई है उनकी करीब 75 लाख आंकी गई है। यह न्यूनतम जनसंख्या है। महाजनों आदि से ऋण लेने वाले आदिवासी प्राय उनकी ठगी का शिकार होते हैं। वो ब्याज पर ब्याज जोड़ते रहते हैं और अनपढ़ जो जनजाति लोग हैं उनसे वो अंगूठा निशान लगवा लेते हैं और ऐसे उनके पीढ़ियों तक उनको, है ना, बंधक मजदूरों की तरह बांध रख लेते हैं, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा ऋण, है ना, वो झूठ में ही चढ़ा देते हैं। भारी ऋण से वो पीड़ित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त भूमिहीन आदिवासी इसी कारण ऋण की एवज में अपनी भूमि भी खो बैठते हैं। जब बहुत ज़्यादा ऋण हो जाता है तो उनकी महाजन लोग जो हैं, जो उनको ऋण देते हैं, वो उनकी कृषि भूमि को फिर अपने नाम कर लेते हैं। तो ऐसे कृषि भूमि जनजातियों की जो भूमि है, जो कृषि भूमि का जो उनका स्वामित्व है, वो उनके स्वामित्व से खत्म होने लगता है। आदिवासी परंपरागत रूप से वनों की उपज, चारे तथा ईंधन आदि पर आश्रित रहे हैं, लेकिन 1984 की वन नीति में वनों के संदर्भ में उनके परंपरागत अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। वन विभाग का आरोप है कि आदिवासी वनों को नष्ट करते हैं, जबकि आदिवासी कहते हैं कि जो ठेकेदार है वो बड़े स्तर पर वनों को नष्ट करते हैं, शोषण करते हैं लोभ के लिए। हम तो आवश्यकता के लिए कुछ जलाने के लिए कुछ लकड़ी, है ना, दैनिक आवश्यकता के हिसाब से ही लेते हैं। दूसरा जो समस्याएं हैं जनजातियों की, वो अल्प विकास की समस्याएं। उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आर्थिक समृद्धि को लेकर काफ़ी पिछड़ापन है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के आदिवासियों को छोड़ दें तो अधिकांश शिक्षा में पिछड़े हुए हैं। वे मानते हैं कि शिक्षा उनके बच्चों को अवज्ञाकारी और उदंड बना देती है, इसलिए
वो ज़्यादा शिक्षा में रुचि नहीं ले पाते हैं। यद्यपि आदिवासियों की स्वास्थ्य की दशा बुरी नहीं होती है, परंतु बार बार संक्रमण होने से स्थायी रोग भी घेरने लगते हैं। जादूगरों में, भूत प्रेत के चिकित्सकों में, जिन्हें शमन कहा जाता है, उनमें इनका काफ़ी विश्वास रहता है। प्रशिक्षित चिकित्सक और चिकित्सा केंद्रों का इनके क्षेत्र में अभाव है। आदिवासियों के क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, इसलिए वहाँ विकास परियोजनाएं स्थापित होती है। इनके लिए, इन परियोजनाओं के लिए इनकी ज़मीन को अवाप्त करके मुआवजा दिया जाता है, जिन्हें ये प्राय शराब आदि में उड़ा देते हैं। अंत में ये विस्थापित भूमिहीन छोटा मोटा श्रम का कार्य करते हुए उद्योगों में छोटी मोटी मजदूरी का कार्य करते हुए शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हो जाते हैं। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 1961 से 91 के 3 दशकों के बीच आदिवासियों में कृषकों का अनुपात करीब 68% से घटकर 54 या 55% रह गया, जबकि कृषि श्रमिकों का अनुपात 19% या 20% से बढ़कर करीब 33% हो गया। यानी कि इनकी कृषि भूमि का जो स्वामित्व है वो खत्म होता गया है, ऋण और ऋण को चुकाने की उनकी जो समस्या के दृष्टिगत। तो जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए नियोजन जो किया गया उसके संदर्भ में देखते हैं। जनजातीय क्षेत्रों के शोषण और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ विशेष योजनाएं चलाई। जनजातीय क्षेत्रों की दुर्गमता और विकास की कमी को दूर करने और विशिष्ट संस्कृति व पर्यावरण को बनाए रखने के लिए एक जनजातीय उपयोजना, ट्राइबल सब प्लान या TSP बोलते हैं, 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। इस योजना से पूर्व भी सामुदायिक विकास ब्लॉक या खंड की तर्ज पर जनजातीय विकास खंड स्थापित किए गए। ये खंड उन क्षेत्रों में बनाए गए जहाँ मुख्यतः आदिवासी जनसंख्या का केंद्रण था। जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम उन सभी खंडों तहसीलों में लागू किया गया जहाँ 30% या अधिक जनसंख्या जनजातीय हो। जनजातीय उपयोजना या ट्राइबल सब प्लान या TSP एक क्षेत्रीय योजना है जिसमें किसी क्षेत्र में रहने वाले सभी जनजातीय परिवारों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, उनको विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इस उप योजना के दो मुख्य उद्देश्य जनजातियों के शोषण को रोकना एवं उनका सामाजिक आर्थिक विकास करना है। TSP के अंतर्गत जनजातीय बहुमत वाले खंडों की पहचान की जाती है और इस योजना के लिए केंद्र व राज्य सरकारों से धन प्राप्त होता है। जनजातीय विकास खंडों का समूहीकरण करके एकीकृत जनजातीय विकास योजना, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी बनाई जाती है। जनजातीय उपयोजना में जनजातियों से छीनी गई जमीन को वापस दिलाना, जमीन हड़पने के विरुद्ध कानून बनाना, आदिवासियों की कृषि भूमि का विकास, वनों पर आदिवासियों के अधिकार को पुनर्स्थापित करना, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, कुटीर उद्योगों का विकास, कृषि का आधुनिकीकरण, शिक्षा को बढ़ावा देना, मातृभाषा में शिक्षा देना, शुद्ध पेयजल व चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना आदि लक्ष्य रहे हैं। आदिवासियों को समय पर और सरल प्रक्रिया द्वारा ऋण उपलब्ध कराने का भी कार्यक्रम रखा गया है। वनों से जो गौण उत्पाद प्राप्त होते हैं यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस MFP,
इनको मूल्य संवर्धन द्वारा बाजार में बेचकर अधिक आय स्रोत उत्पन्न करना जैसे कार्यक्रम भी बनाए गए कि वनों से जो उत्पाद मिलते हैं उनमें गुणवत्तापूर्ण सुधार करके उनकी वैल्यू को बढ़ाकर उनको बाजार में बेचकर आय के स्तर में सुधार करना, ये लक्ष्य रहता है। ऐसे वनों से मिलने वाले उत्पादों में महुआ या कुसुम या साल के पेड़ से प्राप्त जो तेल है, या झाड़ू का निर्माण, या शहद या तसर सिल्क की प्राप्ति, लाख या स्वाई घास की रस्सियाँ, बांस से बने उत्पाद, फर्नीचर आदि को गिनाया जा सकता है। टीएसपी योजना के अंतर्गत यह प्रावधान रखा गया कि 50% से अधिक बजट प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभकारी क्षेत्रों में निवेश किया जाना चाहिए ताकि आदिवासियों को निर्धनता के दुष्चक्र से निकाला जा सके। परंतु यह देखा गया कि नियोजन में अधिकांश खर्च ढांचागत विकास में ही प्रयुक्त हो जाता है, करीब 58%। इसलिए टीएसपी योजना आदिवासियों के आर्थिक विकास को सुधारने में प्राय असफल ही रही है। टीएसपी जो है जनजातीय उपयोजना लक्षित क्षेत्रों की ओर उन्मुख न होकर लक्षित समुदायों की ओर उन्मुख योजना है। किसी क्षेत्र में कौन से समुदाय विशेष के विकास की योजना है, क्योंकि इसमें चुने गए जनजातीय परिवारों का विकास किया जाने का लक्ष्य होता है। यद्यपि टीएसपी के माध्यम से विभिन्न आदिवासी परिवारों को विकसित कर भी दिया जाए तथा जनजातीय क्षेत्रों का विकास न हो पाए तो इन परिवारों को दी गई मदद भी ज़्यादा काम नहीं आएगी, क्योंकि टीएसपी के समाप्त होते ही जनजातीय परिवार फिर निर्धनता रेखा से नीचे चले जाएंगे। इसलिए टीएसपी योजना में क्षेत्रों के चयन की प्रक्रिया को सुधारने की आवश्यकता है। जनजातीय गांवों को इस योजना में शामिल किए जाने की आधारभूत इकाई बनाना जरूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे कुछ एक राज्यों को छोड़कर जनजातीय जनसंख्या प्राय बिखरे हुए रूप में मिलती है। पूरे गांव का गांव जनजातियों का आमतौर पे नहीं होता है। एक बार 50% या अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले गांवों को पहचान लिए जाने के बाद संपूर्ण गांव के विकास के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। कुछ एक चयनित जातियों के परिवारों को विकसित करने का लक्ष्य मात्र नहीं होना चाहिए। ऐसा करने पर जनजातीय और गैर जनजातीय तनाव से भी बचा जा सकेगा। इसलिए जनजातीय क्षेत्र विकास रणनीति हमें अपनानी है कि जनजातीय जनसंख्या के विकास की नीति।